सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 31 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो याद रखेंगे भारत सरकार ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, कहाँ पे? ग्वालियर में ये देश का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र बनाएगी। इसका उद्देश्य होगा भारत में ही टेलीकॉम से जुड़े जो भी उपकरण हैं, जो भी डिवाइसेज हैं, उनको बनाना, उनका निर्माण करना, ताकि दूसरे देशों से हमें कम से कम इंपोर्ट करना पड़े, कम से कम दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़े। मतलब हमें खुद को आत्मनिर्भर बनना है इस मामले में। किस मामले में? टेलीकॉम से जुड़े उपकरणों के मामले में। तो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, जो ये दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र है, इसकी बात करें तो ये विशेष औद्योगिक क्षेत्र होगा जहां केवल टेलीकॉम और यानी कि दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े उत्पाद ही बनाए जाएंगे। क्या क्या बनेंगे? जैसे मोबाइल फोन, टेलीकॉम के डिवाइसेस हो गई, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर, 5G और 6G तकनीक के उपकरण और जो भी अन्य दूसरे आधुनिक संचार उपकरण है वो सब यहाँ पे बने। तो सरकार इसके लिए कितना पैसा लगाएगी? तो केंद्र सरकार ने कहा पहले चरण के लिए 493 करोड़ रुपए और राज्य सरकार इस परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। कुल जो संभावित निवेश होगा वो 12,000 से लेके 15,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, क्या याद रखना है? ये याद रखो कि देश का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र कहां पर स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के ग्वालियर। ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल भोपाल हो गई है, मुख्यमंत्री है मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। राजकीय पशु बारहसिंगा हो गया, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली, मछली है महशीर। कुछ करंट अफेयर्स पढ़े मध्य प्रदेश से तो आपको याद है पीपीपी मॉडल पर आधारित ये देश का पहला मेडिकल कॉलेज बनेगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के धार जिले में। उसके अलावा अभी रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला राज्य भी बना था मध्य प्रदेश। एक ये याद रखो कि पहले नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया गया था भोपाल में। राहवीर योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी पूछेंगे तो दिल्ली है, लेकिन पहला राज्य पूछेंगे तो फिर मध्य प्रदेश आंसर। उसके अलावा भारतीय सेना ने अभी जबलपुर मध्य प्रदेश में लघु और हल्के हथियारों के नियंत्रण पर पहले यूएन फ्लैगशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की मेजबानी की थी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में जो खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र है, वहां से कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को शुरू किया। केंद्रीय संचार मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने समृद्ध ग्राम नाम से डिजिटल सेवाओं को मध्य प्रदेश के गुना जिले की उमरी गांव में शुरू किया था। मध्य प्रदेश ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। उसके अलावा अभी वन हेल्थ मिशन के तहत राष्ट्रीय मॉक ड्रिल अभ्यास, पशुजन्य युद्ध अभ्यास इसका नाम है, इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में ही, जो खारी गांव है विदिशा में, वहां पे। और भोपाल में देश की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी ये भी स्थापित की गई भोपाल में ही। और भोपाल में ही हमने पढ़ा था भारत का पहला एल्गी ट्री भी लगाया गया है। ठीक है, ये सब बातें मध्य प्रदेश से है। अच्छा, ये और देखो अभी, क्योंकि मध्य प्रदेश के 4 पारंपरिक फसलों को जीआई टैग मिला था। तो एक है सिताही कुटकी, एक है नागदमन कुटकी, बेगानी अरहर और क्षत्रिय धान। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की मदद देने के लिए भी लक्ष्मी योजना को किसने मंजूरी दे दी? तो लक्ष्मी योजना अब तो आप सभी जानते होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी योजना को शुरू करने की भी मंजूरी दे दी है। इस योजना का मकसद है महिलाओं को आर्थिक मदद देकर के उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। मतलब इसमें महिलाओं को हर महीने भैया 2,500 रुपए मिलेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। कौन कौन आवेदन कर सकता है? जिन महिलाओं, जो दिल्ली की महिलाएं हैं, उनमें भी उम्र उनकी 21 से लेकर 60 वर्ष की होगी तो उनको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन उनके परिवार के जो सालाना इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और इसके लिए अभी कितना बजट रखा है? 5,110 करोड़ रुपए इतना खर्च होगा वित्त वर्ष 2026-27 में। वैसे दिल्ली लक्ष्मी योजना या लक्ष्मी योजना बीजेपी की योजना नहीं है। पहले यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी थी, महिला समृद्धि योजना उन्होंने शुरू की थी। फिर बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने उसका नाम बदल करके अभी लक्ष्मी योजना कर दिया है। ठीक है, 2,500 रुपए दिए जाएंगे महिलाओं को, ये याद रखना। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री अभी कौन है? रेखा गुप्ता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तरनजीत सिंह संधू है। दिल्ली से कुछ और प्रश्न आपको रिवाइज कराते हैं। अभी नितिन गडकरी जो कि सड़क मंत्री हैं, इन्होंने दिल्ली के मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा पर एक नई मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की है।
और ऐसी पहली प्रणाली, ऐसा पहला सिस्टम गुजरात के सूरत भरूच नेशनल हाईवे 48 पर शुरू किया गया था। हमने कई बार पढ़ा था और ये प्रश्न आपके किसी एग्जाम में भी पूछा गया था। उसके अलावा दिल्ली में अब भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस सेवा भी शुरू हो रही है। और दिल्ली सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान नाम से 90 दिन का अभियान शुरू किया था। और देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहाँ पर शुरू होगी? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। दिल्ली सरकार एक नया खास पार्क बनाने जा रही है जिसका नाम वामन वन होगा। उसके अलावा एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, भारत में पहली बार हुआ था। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026, ये भी हुआ था नई दिल्ली में। 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का भी आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं दिल्ली से, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। एक्चुअली में अभी बीजेपी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान को शुरू कर रही है। यह अभियान अभी शुरू हुआ जो कि 20 फरवरी तक चलेगा, 20 फरवरी 2027 तक। और अभी इस अभियान को पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस अभियान को चलाने का उद्देश्य है सामाजिक समरसता यानी कि सबको साथ लेकर चलना, समानता यानी कि सभी को बराबर मानना, भाईचारा और एकता बढ़ाना, गुरु रविदास जी के विचारों का प्रचार प्रसार करना। और इसमें एक विशेष कार्यक्रम होगा जिसमें वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर, जो कि गुरु रविदास जी की जन्मभूमि है, वहां से पवित्र मिट्टी लाई जाएगी और इसे पहले भोपाल में रखा जाएगा। आप जानना चाहोगे संत गुरु रविदास महाराज जी के बारे में, तो आपको बता दूं वे उत्तर भारत के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने लोगों को समानता, प्रेम, भक्ति और जाति पाति से ऊपर उठकर जीने का संदेश दिया था। उनका जन्म हुआ था सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। 1377 ईस्वी के आसपास उनका जन्म बताया जाता है। ठीक है, तो अभी उन्हीं की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी ये समरसता संकल्प अभियान शुरू कर रही है। कहां पर? याद रखना, मध्य प्रदेश में। बाकी मध्य प्रदेश के बारे में अभी हमने पीछे पढ़ ही लिया था। ठीक है, तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत की किस मान्यता प्राप्त ऊंट की नस्ल पर विलुप्त होने के गंभीर खतरे की जानकारी सामने आई है? तो आंसर होगा मालवी ऊंट। तो मालवी ऊंट की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। अब केवल मात्र 102 मालवी ऊंट ही बचे हैं, इसलिए ये नस्ल विलुप्त होने के खतरे में है। तो मालवी ऊंट की बात करें, ये भारत की 9 आधिकारिक ऊंट नस्लों में से एक है। इसे सफेद ऊंट भी कहा जाता है क्योंकि इसका रंग सफेद होता है। ये भारत की सबसे छोटी ऊंट नस्ल है, मतलब हाइट में छोटी होती है। कहाँ पे मिलेंगे ये आपको? ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, जैसे मंदसौर, नीमच, रतलाम, ग्वालियर में। और राजस्थान में देखोगे तो हाड़ौती क्षेत्र में मिलेंगे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि बच्चे ही 102 हैं। सफेद रंग के होते हैं, भारत की सबसे छोटी ऊंट नस्ल है। इसमें जो मादा ऊंट होती है वो एक बार में 4 से 5 किलो दूध देती है। पहले इनका उपयोग सामान को ढोने में, लोगों को लाने ले जाने में होता था, लेकिन अब सब मोटर गाड़ियां चल गई है तो इनका कोई इस्तेमाल नहीं करता है, कोई पालता नहीं है, तो फिर कोई ध्यान नहीं देता है, तो बस संख्या नहीं बची। अच्छा, अगर बात करें लुप्त प्राय कब माना जाता है? यदि किसी ऊंट की नस्ल में प्रजनन करने वाली मादा ऊंटों की जो संख्या है वो 300 से कम रह जाती है तो उसे लुप्त प्राय मान लिया जाता है। वैसे भारत में कुछ दूसरी लुप्त प्राय ऊंट की नस्लें भी हैं। एक तो ये मालवी हो गया, एक मेवाड़ी हो गया, मेवाती हो गया, ये सब लुप्त प्राय श्रेणी में भी आती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे, ये कब मनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 29 जुलाई को। हर साल 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य है बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। अच्छा, 29 तारीख को ही क्यों? क्योंकि 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में पहला ग्लोबल टाइगर समिट हुआ था और यहीं पर एक घोषणा पत्र अपनाया गया था। उसमें कहा गया था कि 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करना है। तो इसीलिए ये तारीख चुनी गई, 29 जुलाई की तारीख टाइगर डे मनाने के लिए। अच्छा, भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? तो 58 है। पहला वाला कौन सा था पूछेंगे तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। वैसे अभी रामगंगा टाइगर रिजर्व के नाम से इसको जानते हैं, रामगंगा नदी निकलती है इसके अंदर से। और अभी लेटेस्ट 58 नंबर का कौन सा है?
तो माधव टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश। इससे पहले 57th वाला था रातापनी टाइगर रिजर्व। रातापनी से याद आएगा कि इसका नाम बदल करके विष्णु श्रीधर वाकणकर के सम्मान में उनके नाम पे इसका नाम रखा जाएगा, ये हमने पढ़ा था। बाकी सबसे ज्यादा जो टाइगर है वो मध्य प्रदेश में है 785। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973। हमारे जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने बताया था कि भारत में टोटल 3682 बिग कैट्स हैं और बिग कैट अलायंस का पहला हेड इन्हीं को बनाया गया है, भूपेंद्र यादव को। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न देता हूँ, बिग कैट अलायंस में अभी नवीनतम देश कौन सा शामिल हुआ, ये आपको बताना है। और वैसे डे वाला प्रश्न है, तो डेली में आपको जब भी डे वाला प्रश्न आ रहा है, इस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज स्टार्टिंग से रिवाइज कराता हूँ। आज मैंने शीट नहीं रखी है रिवाइज के लिए, क्योंकि मैं आज आपको रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ। आज आप खुद से अपना टेस्ट लगाइए, महीने का एंड है, और देखिए कि पूरे महीने जब भी डे वाला प्रश्न आया मैंने आपको हर बार रिवाइज करवाया, बोल बोल के रिवाइज करवाया। आपको भी बोलता हूँ कि बोला करो ताकि आपको याद हो। तो आज आप खुद से अपना टेस्ट लगाओ, लिखो और देखो कि आपको सारे डेज याद हैं या अटक रहे हो, याद नहीं है। जो भी आपको पता लगेगा जब आप खुद से लिखोगे। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस पड़ोसी देश में भारत की पहली कमर्शियल मालगाड़ी पहुंची है? तो आंसर होगा नेपाल। तो भारत से पहली बार एक सीधी वाणिज्यिक कमर्शियल कंटेनर मालगाड़ी ये नेपाल पहुंची है, और इस तरह से ये भारत और नेपाल के बीच व्यापार के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हुआ क्या, अभी 40 वैगन वाली एक मालगाड़ी कैनोला की खेप लेकर अभी कोलकाता बंदरगाह से सीधे नेपाल के विराटनगर पहुंची। इससे पहले अभी तक क्या होता था, पहले सीमा बॉर्डर पर ही जो भी माल हमें यहाँ से वहां भेजना है, उस माल को एक ट्रेन से उतारकर दूसरी ट्रेन में चढ़ाया जाता था। लेकिन अब बिना माल उतारे वही ट्रेन सीधे नेपाल तक जाएगी। तो इससे फायदा ही फायदा होगा। एक तो समय बचेगा, सबसे बड़ी बात, आप बॉर्डर पे ट्रेन को रोक रहे हो, फिर इस ट्रेन से माल उतार के उस ट्रेन में चढ़ा रहे हो जो नेपाल के अंदर जाएगी, तो उसमें समय खर्च होता है। कई बार माल जो होता है वो खराब हो जाता है, टूट फूट जाता है, नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये सब फायदे होंगे और इससे दोनों देशों के बीच सामान और आयात निर्यात आसान और तेज होगा। ठीक है, तो प्रश्न अच्छा है क्योंकि भारत से पहली बार एक सीधी कमर्शियल कंटेनर मालगाड़ी ये नेपाल पहुंच। नेपाल की बात कर लें तो ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल काठमांडू हो गई, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह। अच्छा, नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? फेडरल पार्लियामेंट, संघीय संसद। और नेपाल भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगाता है? वैसे 5 राज्यों से सीमा लगाता है, आप देखोगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार इधर हो गया, इधर सिक्किम है, इधर पश्चिम बंगाल हो गया। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देख लें तो देखो, एक तो 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव यहाँ मनाया गया था। तामुल लोसार महोत्सव यहाँ मनाया गया था। इसे वहाँ का जो गुरुंग समुदाय वो मनाता है। वैसे भारत में सिक्किम में भी इसको मनाया जाता है, ये प्रश्न आ भी चुका है एग्जाम। दशाइन महोत्सव या बड़ा दशाई उत्सव भी यहाँ मनाया जाता है। पश्मीना महोत्सव यहाँ मनाया गया था। गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर, ये भी नेपाल में मिलेगा। सोनम लोसार त्योहार जो कि तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है नेपाल में, और भारत में ये सिक्किम में भी मनाया जाता है। तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक जो पिछले साल हुई थी काठमांडू में, WHO ने किसे रुबेला मुक्त घोषित किया? तो नेपाल को। और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ था नेपाल। उसके अलावा यहाँ देखो आप, अभी नेपाल की जो पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी थी, अभी 2026 की बात है, भूमिका श्रेष्ठ नाम है। बिस्केट जात्रा महोत्सव यहाँ मनाया गया। नेपाल की फिल्म है एलिफेंट्स इन द फॉग, इसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में अनसर्टेन रिगार्ड नाम की जो एक कैटेगरी है उसमें जूरी पुरस्कार जीता था। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अविनाश विक्रम शाह। फीफा ने नेपाल के फुटबॉल संगठन को निलंबित कर दिया था। और नेपाल के ललितपुर में स्थित ज्येष्ठ वर्ण महाविहार एक 17वीं शती का एक प्राचीन बौद्ध मठ है। और अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि यूनेस्को ने इस मठ को यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार 2025 में अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। ठीक है, तो नेपाल से ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में देश के लिए अभी पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? प्रश्न अच्छा है। तो सही उत्तर होगा शर्मिला धनखड़ ने। तो शर्मिला धनखड़ ने अभी जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं वहां पे महिलाओं की शॉर्ट पुट कैटेगरी में 9.81 मीटर के थ्रो के साथ अभी इन्होंने गोल्ड जीता है। और प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, गोल्ड तो जीता ही है इन्होंने, लेकिन हम कहेंगे कि राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में
पैरा एथलेटिक्स में ये भारत का पहला गोल्ड इन्होंने दिलाया है। ठीक है, तो पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए पहली बार इन्होंने गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ गेम। प्रश्न इसीलिए इंपॉर्टेंट, वैसे इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स का ये आप कह सकते हो ये भारत का दूसरा गोल्ड है जो ये लेकर के आई है शर्मिला धनखड़, शॉर्टपुट कैटेगरी में, याद रखना। ठीक है, इसी के साथ इसमें एक और गोल्ड हमें मिल गया है, वो लेकर के आए हैं दिलीप महादेव गावित, इनका नाम है, पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में। ये भी पैरा एथलीट है, तो इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में ये हमारा भारत का तीसरा गोल्ड है। आप पूछोगे पहला गोल्ड कौन लेकर के आई थी? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की हम बात कर रहे हैं ना, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में चल रहे हैं। तो इसमें अगर फिर से बताऊं मैं आपको, तो भारत के लिए जो पहला गोल्ड लेकर के, अभी तक 3 गोल्ड मिले हमें, तो इसमें पहला गोल्ड लेकर के आई थी मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टर है, आपको पता है। दूसरा गोल्ड ये शर्मिला धनखड़ लेकर के आई है। ये हमने कहा कि वैसे इस बार का तो मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स का इस बार का तो दूसरा गोल्ड है, लेकिन पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में हम बात करेंगे तो पैरा एथलेटिक्स में ये भारत का पहला गोल्ड है। किस कैटेगरी में? कैटेगरी जरूर याद रखना, शॉर्टपुट कैटेगरी में। और तीसरा गोल्ड ये दिलीप महादेव लेकर के आए हैं पुरुषों की 100 मीटर कैटेगरी में। वैसे इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पहला मेडल था ना, वो ब्रोंज मेडल हमने जीता था, कांस्य पदक, वो लेकर के आए थे झंडू कुमार, जो कि पैरा पावर लिफ्टर है। ठीक है, सारी बातें मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको बता दी। एक बार इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स को, जो इस बार हो रहे हैं। 23वां संस्करण है, 23 जुलाई को शुरू हुए थे, 2 अगस्त तक चलेंगे। कहाँ पर? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। हमने कहा ग्लासगो दूसरी बार इन गेम्स की मेजबानी कर रहा है, इससे पहले 2014 में भी हुए थे यहाँ। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, शुभंकर क्या है मैस्कॉट? फिनी है, जो कि एक यूनिकॉर्न है। स्कॉटलैंड का ही राष्ट्रीय पशु है ये फिनी। और इसमें जो उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें भारत के फ्लैग बियरर, राष्ट्रीय मतलब ध्वजवाहक कौन रहे थे? एक तो मीराबाई चानू वेटलिफ्टर जो है, और एक लवलीना बोर्गो हैं जो कि बॉक्सर, ये हमारे ध्वजवाहक रहे थे। ठीक है, तो अभी के लिए इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है, बाकी जब ये खत्म हो जाएंगे तो सब कुछ एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे, सब कुछ समेटते हुए। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो अभी तक हमारे पास मेडल आए वो 15 पदक हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हमारे पास हैं। ठीक है, मैंने फिर भी लिस्ट लगा दी है, आप आराम से रीड कर सकते हो, या तो वीडियो को पॉज करके, या फिर पीडीएफ आपको डेली मिलती है तो पीडीएफ में भी आप आराम से देख सकते हो किसने कौन सा मेडल जीता, क्या क्या नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से सदस्यता वापस लेने की घोषणा की? तो आंसर होगा वेनेजुएला। तो वेनेजुएला ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, और इसने अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकलने का अंतिम फैसला कर लिया है। इसकी अभी आधिकारिक सूचना इसने संयुक्त राष्ट्र को दे दी है कि हम तो भैया बाहर निकल रहे हैं, इससे अलग हो रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या? एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत है जो युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, नरसंहार और आक्रामकता के अपराध जैसे गंभीर मामलों की जांच और मुकदमा चलाती है लोगों पे। कब? जब कोई देश खुद निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता। अच्छा, वेनेजुएला इससे क्यों अलग हो रहा है, इसको क्यों छोड़ रहा है? तो वेनेजुएला सरकार का कहना है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये निष्पक्ष नहीं है सबके लिए, ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों को ज्यादा निशाना बनाता है। बाकी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से क्या स्टैटिक बन सकते हैं आपके, जैसे स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1998 में। मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है, और वर्तमान में अध्यक्ष है टोमोको अकाने जापान से। देखो वेनेजुएला की बात करते हैं, ये आपको दिखेगा मैप में, वेनेजुएला साउथ अमेरिकी देश है। अभी न्यूज में भी काफी था। कैपिटल कैराकस है, करेंसी है वेनेजुएलन बोलीवर। अभी इंटरिम प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन है? डेल्सी रॉड्रिग्स। पहले कौन थे? निकोलस मादुरो। आपको पता है अमेरिका उठा के ले गया इनको, और जब अमेरिका इनको उठा के ले जा रहा था तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था उसने? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वैसे वेनेजुएला याद रखना अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला दुनिया का पहला देश भी बना था, और 2025 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ना शांति का, पीस का, वो व्यक्ति वेनेजुएला से ही है। नाम है मारिया कोरिना मचादो। क्या मचादो? धूम मचा दो। और आपको याद होगा अभी जून के महीने में यहाँ पे भूकंप आया था, बहुत भयंकर भूकंप आया था। उसके बाद भारत ने एक मदद के लिए ऑपरेशन चलाया था, हमने ऑपरेशन अमिस्ताद उसका नाम है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना जरूर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी द्विपति योजना किस राज्य ने इसको शुरू किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। तो द्विपति योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक नई योजना है जिसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में रोजगार और व्यवसाय से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना। इसका नाम है, दीप्ति का पूरा नाम होता है डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव
इंक्लूजन। तो योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, महिलाओं को सोलर सिस्टम लगाने, उसकी मरम्मत और रखरखाव का प्रशिक्षण देना, महिलाओं को सोलर उद्यमी, सोलर एंटरप्रेन्योर बनाकर रोजगार उपलब्ध कराना, गांव में स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी का उपयोग बढ़ा। तो इस योजना में क्या क्या किया जाएगा? जो महिला स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनकी महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा, उन्हें सोलर दीदी बनाया जाएगा। मतलब ये महिला गांव में सोलर पैनल बेचेंगी, सोलर सिस्टम लगाएंगी, उनका मरम्मत करेंगी, रख रखाव रखेंगी, सर्विस मेंटेनेंस करेंगी मतलब, और लोगों को सौर ऊर्जा के बारे में जागरूक करेंगे। और अभी इस योजना को लागू करने वाला पहला जिला बन गया ये छत्तीसगढ़ का ये कबीरधाम जिला। ठीक है, तो द्वीप्ति योजना है, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको शुरू किया है। बाकी क्या है योजना मैंने आपको समझा दिया। छत्तीसगढ़ ले चलता हूँ जरूर मैं आपको, ये रहा मैं अपने छत्तीसगढ़। कैपिटल रायपुर हो गई है, गवर्नर है रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व आपको यहाँ मिलेगा। वैसे कुछ लोक नृत्य में बात करें तो पंथी, राउत नाच, सुआ, कर्मा, पंडवानी, ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है पंडवानी। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न रिवाइज करें यहाँ से, तो 2026 के प्रश्न रिवाइज करा रहा हूँ सारे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का भी पहला संस्करण हुआ था, इसी साल हुआ था ये छत्तीसगढ़ में, जिसका मैस्कॉट है मोरवीर। टॉपर इसमें कर्नाटक था। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो बालोद जिला, ये देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना। कोपरा जलाशय राज्य का पहला रामसर साइट बना था। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया यहाँ पे। रानी दुर्गावती योजना यहाँ शुरू हुई थी। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 यहाँ मनाया गया। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के राखी में, एक स्थान है राखी, वहां पे एक सरकारी स्कूल में राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का भी उद्घाटन हुआ था। मुख्यमंत्री सहायक गोधाम योजना या सुरभि गोधाम इसको कहते हैं, ये यहाँ पर शुरू हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अभी छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे शुरू हुआ था। और 26वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है वो भी हुई थी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। उसके अलावा आदर्श शहर समृद्धि योजना यहाँ शुरू हुई। और मशहूर पंडवानी जो गायिका है तीजनबाई, उनका निधन हो गया। ये अच्छा प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। बाकी जोखिम आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम शुरू करने वाला जो पहला भारतीय राज्य है वो भी है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस साल के छत्तीसगढ़ से बनने वाले सारे प्रश्न हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने किस क्रिकेट से अभी संन्यास की घोषणा कर दी। मतलब क्रिकेट प्लेयर तो ये सही, लेकिन अभी उन्होंने किससे संन्यास लिया? तो आंसर होगा इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया। तो भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे अभी उन्होंने कहा कि भैया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से मैं संन्यास ले रहा हूँ, रिटायरमेंट ले लिया। 38 वर्ष की आयु उनकी है। उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया था 2011 में। आखिरी टेस्ट मैच उनका जो उन्होंने खेला था 2023 में खेला था वेस्ट इंडीज के। बाकी आप देख सकते हो अभी तक टेस्ट मैच देखेंगे तो 85 वो खेल चुके हैं, वनडे 90, T20 इंटरनेशनल 20 वो खेल चुके हैं। कितने रन बनाए ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल सा याद रखना। अजिंक्य रहाणे अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास की ही बात है तो कुछ खिलाड़ी जो इस साल न्यूज में रहे जिन्होंने अपने अपने खेलों से संन्यास लिया, वो पूरी लिस्ट आपके सामने है। क्रिकेट में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के जो कप्तान है एलिसा हेली, उन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने ले लिया संन्यास। इंग्लैंड के बेन स्टॉक ने भी संन्यास। एथलेटिक्स में बात करेंगे तो भारत के मशहूर धावक हैं, केरल से हैं ये जिनसन जॉनसन, इन्होंने ले लिया रिटायरमेंट। बैडमिंटन में बात करोगे साइना नेहवाल ने, और डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने रिटायरमेंट ले लिया। फुटबॉल में बात करें तो ब्रिटेन के फुटबॉल खिलाड़ी हैं काइल वॉकर, इन्होंने ले लिया। ब्राजील के नेमार ने ले लिया। और अर्जेंटीना के निकोलस ओटामेंडी ने, इन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से देखिए अभी देखेंगे इस साल में इन सभी खिलाड़ियों ने अपने अपने खेलों से रिटायरमेंट की घोषणा कर। ठीक है, बाकी ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में भी एक बार शेयर जरूर करना। बाकी इनकी PDF और प्रैक्टिस के लिए जो क्विज होती है, जो मॉक टेस्ट होता है, वो आपको मिल ही जाता है अपनी क्रिकेट एग्जाम एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अभी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन से किसे सम्मानित किया गया? तो पंकज त्रिपाठी। फिर पूछा अभी देश के प्रमुख समुद्री और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए शिप बिल्डिंग
एंड रिपेयर पॉलिसी 2026 को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा गुजरात ने। फिर पूछा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ये मनाया गया 28 जुलाई को। और अमृतसर से 27 ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए इजी कनेक्ट सर्विस अभी शुरू की एयर इंडिया ने। और मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना को शुरू किया अभी हिमाचल प्रदेश ने। फिर पूछा कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन 2026 कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये हुआ जयपुर राजस्थान में। और दानवीर पहल किस मंत्रालय ने शुरू की? तो पंचायती राज मंत्रालय ने। जस्टिन ग्रीव्स, ये अच्छा प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। किस देश के हैं? तो वेस्ट इंडीज के हैं। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त अभी फिर से नियुक्त किया गया वोल्कर तुर्क को, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। बाकी विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये हमने मनाया अभी 28 जुलाई को ही। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था कि भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसको सुरहा ताल भी कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।